नमस्कार। हरियाणा न्यूज के खास शो टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता को देख रहे हैं आप। और आज टू द पॉइंट बेहद खास है क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता से जिनके बारे में अक्सर आप हमें सवाल लिखकर भेजते थे। हम तमाम नेताओं के इंटरव्यू करते थे प्रदेश भर में, तो उनसे भी पूछते थे कि भाई जो ये यात्रा चल रही है आजकल प्रदेश में, सद्भाव यात्रा, इसमें जा क्यों नहीं रहे। तो कांग्रेस वाले नेताओं ने क्या जवाब दिए वो भी आपने हरियाणा न्यूज पर देखे। लेकिन आज हमारे साथ टू द पॉइंट के इस शो में वो नेता खुद मौजूद हैं और अपनी इस यात्रा की पूरी जर्नी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हम उनसे समझेंगे कि भाई हरियाणा में जो आजकल हालात चल रहे हैं, हरियाणा की राजनीति चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं और आगे का टारगेट क्या होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। अभी हाल ही के दिनों में इतनी बुरी परिस्थिति देखी राज्यसभा चुनाव में, उसको लेके क्या कोई सबक लेगी कांग्रेस पार्टी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे और पूछेंगे सीधे सीधे टू द पॉइंट पूर्व सांसद कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह से। बृजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। सद्भाव यात्रा लगातार चल रही है जी, लुक आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब दाढ़ी लगातार बढ़ती जा रही है, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत खुशी की बात है। देखिए, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब तो शायद मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था कि कितना बड़ा बीड़ा उठा लिया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़नी शुरू हुई और मैं शुरू के 6-7 हल्के ही विधानसभा ही हुए थे, करीब 14 दिन हुए होंगे, 15 दिन तब तक यात्रा में, उस समय मुझे वाकई डर लगना शुरू हो गया था। मैंने कहा ये तो बहुत बहुत बचा है, अभी तो 84 विधानसभाएं बची हैं। और 2 दिन तो ऐसे थे जब मेरे को रात को नींद भी बहुत मुश्किल से आई थी, ये सोच अच्छा, सोच के कि कैसे होगा। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ इसमें पैदल चलने की बात नहीं है, एक 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 मेंटल फटीग भी होती है। और दूसरा, पूरा जो इतनी लंबी यात्रा को ऑर्गेनाइज करना और आगे से आगे की प्लानिंग करना, सभी साथियों को, कांग्रेस के लोगों को यात्रा से जोड़ना, जो परमानेंट यात्री आपके साथ चल रहे हैं उनका जो रहन सहन, आप ये कह लीजिए उनका रोज़ का अरेंजमेंट है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या व्यवस्था होंगी, तो वो सारी चीज़ें वो तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने उठा ली है करने के लिए। और वो मुझे 2-2.5 महीने तक रहा ये आभास। लेकिन जब 30-35 विधानसभाएं जब हो चुकी थी, उसके बाद लगना शुरू हुआ कि हो जाएगा सारा का सारा। तो अभी 70 हो गई विधानसभा, जी, 70 20 कंप्लीट ही हो रह गई। गई हैं। 20 तो रह मतलब गए। अब एक अलग कॉन्फिडेंस है बृजेंद्र सिंह में। हाँ, 20 हैं। और इसको बल्कि ये हमारा सबसे लंबा फेज होगा, क्योंकि हम इसको फेजेस में करते हैं। फेजेस ऐसा तो नहीं है कि एक फेज के बाद कोई 1 हफ्ते का या 10 दिन का ब्रेक हो। नॉर्मली 2 दिन का ब्रेक होता है एक फेज के बाद। तो लेकिन ये फेज सबसे लंबा है, 20 विधानसभाओं का है ये। और ये कल से करनाल से इसकी शुरुआत है और 5 मई तक ये 20 की 20 विधानसभा, हमें उम्मीद है हम यात्रा के माध्यम से इसका समापन जो है रोहतक में होगा। और 5 मई इसलिए भी क्योंकि पूरे 7 महीने हो जाएंगे। हमने 5 अक्टूबर 2025 को शुरुआत की थी। तो बस अब तो ये लग रहा है कि हालांकि 20 विधानसभाएं बहुत होती हैं, लेकिन जितना हम आ चुके हैं, सफर जब जितना 70 कर चुके कर हैं। ली तो 20 कोई ज्यादा मैं लंबा कई बार नंबर इसका नहीं उदाहरण है। ना टापू के से देता हूँ। अगर कोई आप किसी समुद्री जहाज में कई दिनों से या कई महीने से आप डोल रहे हैं और आपको जमीन कहीं नजर नहीं आ रही, और उसके बाद कोई टापू भी आपको नजर आना शुरू हो जाए जो बहुत दूर हो, लेकिन फिर लगता है अब तो पहुंच गए। तो अब 20 विधानसभाएं, ऐसा लगता है कि अब तो बहुत हो जाएगा आसानी आपने से। कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत जी, सारी व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं, जिसको लेके जो ब्रेक भी होता है शायद उसमें भी वही डिस्कशंस कि भाई आगे क्या करना बिल्कुल है, अगले फेज बिल्कुल में क्या होगा। बिल्कुल। इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल व्यवस्था भी लगती है हम्म। ना, तो वो सबका अरेंजमेंट नहीं, कैसे चल रहा है? इसमें हमारा यही, मेरे पिताजी की जो राजनीतिक कमाई है वो यही है। जो उनके 53-54 साल के राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने साथी कल्टीवेट किए हैं, जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं जिस विधानसभा में भी अब जाते हैं, चाहे रहने का अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है, वो सारा का सारा वहाँ के लोकल जो लोग हैं कांग्रेस के, वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो हमारी तरफ से यदि आप खर्चे की बात करें तो 3-4 प्रचार की गाड़ियां जो यात्रा के साथ चलती हैं, और ये जो छोटी मोटी सामग्री झंडे वगैरह की जो है वो है बस। बाकी 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 सब सबका सहयोग ही है। सहयोग है। बल्कि
किसी एक नेता ने किसी तीसरे व्यक्ति को ये जरूर कहा था कि ये चॉय साहब ने और ब्रजेंद्र ने क्या इतना बड़ा पंगा ले लिया, इसमें तो बहुत करोड़ों रुपए खर्च होंगे। वो शायद इंडिकेशन ये देना चाह रहे थे कि मेरे को साथ लगा लो इस यात्रा में, मेरे पास कांग्रेस के ही नेता थे। हाँ, कांग्रेस के ही थे। तो लेकिन यही जैसे मैंने कहा, जो एक गुडविल थी वो इस यात्रा में। और देखिए, ये ज्यादातर लोग इसमें ऐसे भी थे जिसको मैं अपने भाषणों में भी बार बार कहता हूं कि इस यात्रा में एक खूबसूरत चीज ये हुई है कि एक बड़ा कांग्रेस का तबका जो पिछले 11-12 साल से घर बैठ गया था, क्योंकि शायद वो किसी धड़े का हिस्सा नहीं बन के दिखना चाहते थे, तो और रास्ता कोई था नहीं क्योंकि संगठन था नहीं, तो घर बैठ गए थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस यात्रा में हमारे साथ आए हैं, और ये व्यवस्थाएं करने वाले जो लोग हैं ज्यादातर वो इसी तरह के। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस के एक नेता का फोन आया और वो भी शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जिस भी नेता से हमने बात की सद्भाव यात्रा को लेके, हर कोई ये कहता रहा ये ऑफिशियल यात्रा नहीं है, इसमें शामिल नहीं होंगे, हम किसी को रोक नहीं रहे, कोई जाना चाहता है चला जाए, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, हम इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये फिर क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये क्यों नहीं मान पा रहे? और अब जब राहुल गांधी जी से मिलकर आप आए, राहुल गांधी ने वो टी शर्ट दिखा दी पकड़ के सद्भाव यात्रा वाली, तो उससे फिर उसके बाद कोई फोन वन आया आपके पास हुड्डा साहब के यहाँ से, या कुमारी शैलजा जी के यहाँ से, रणदीप सुरजेवाला जी के यहाँ से, कैप्टन अजय यादव जी के यहाँ से, कि भाई नहीं, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनमें करीब करीब सारे तो इस यात्रा में जुड़ चुके हैं किसी ना किसी स्टेज पे। हुड्डा साहब। और दूसरा ये है कि ये सवाल, इसकी अहमियत, या अंग्रेजी में कहते हैं करेंसी, वो शुरुआती 10-12 दिन तक तो थी। उसके बाद जब यात्रा अपनी स्टीम पे जब चलनी शुरू हो जाती है तो ये सवाल थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और मेरा इसमें ये कहना है कि यदि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे तले कोई इस तरह का काम करता है जिससे पार्टी को सिर्फ लाभ हो सकता है, यात्रा का नुकसान तो किसी को नहीं हो सकता, लाभ ही हो सकता है, उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शायद मैं उतना गूढ़ राजनीतिज्ञ भी नहीं बन पाया कि मैं उन चीजों को सोचूं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की यही समस्या है हरियाणा में, कि बजाय पार्टी को एज अ होल देखने के, लोग उसको अलग अलग उसको विभाजित करके देखते हैं। नहीं, लोग नहीं देखते विभाजित, लोग नहीं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता का तो इस यात्रा के प्रति इतना सकारात्मक रवैया रहा है, लेकिन और लोगों का भी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार यमुनानगर अंबाला में, ये 2 जिले जो हैं, इसमें मेरे साथ ये 4-5 बार हुआ। और 4-5 बार होने का मतलब ये है कि वो शायद एक आम भाव है वहाँ लोगों में, जिसमें लोग मेरे पास आए, लोग मतलब इंडिविजुअल, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, कोई रेडी वाला है, और वो सिर्फ इस तरह की बात मेरे कान में कह के जाते थे कि जी कांग्रेस को बचा लो। उससे एक तरफ तो मुझे ये संतोष होता था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, अभी भी जमीन पे लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष के हैं, और ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये आम लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की बात मैं सुनता था, उसकी पीड़ा भी होती थी कि ये चीज एक आम आदमी को भी पता है कि कांग्रेस में हरियाणा में आज के दिन कोई समस्या है, और उसको हम नेता लोग उस तरह से एड्रेस नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए था। संगठन बन गया, वो एक पहला बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में, लेकिन आदत है जाते जाते जाएगी। तो संगठन बनाने के पीछे क्रेडिट किसको देंगे? राहुल गांधी। तो 11 साल से राहुल गांधी संगठन क्यों नहीं बना पाए थे? बनने नहीं दिया था। तो अब बन गया तो कह रहे राहुल गांधी, नहीं बना तो कह रहे बनने नहीं दिया। कई बार मजबूरियां हो जाती हैं। तो राहुल गांधी 11 साल तक मजबूर थे। बिल्कुल मजबूर थे। सिर्फ हरियाणा में क्या, बहुत जगह हुआ था ये इस तरह का, लेकिन हरियाणा एक टिपिकल केस था जहां पे इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी पार्टी में आ गई थी कि आप एक पार्टी के होते हुए भी आप किसी दूसरे कांग्रेस के नेता या तीसरे कांग्रेस के नेता से बात करते हुए नहीं दिखने चाहिए, उनसे मिलते हुए दिखने नहीं चाहिए। तो एक पार्टी के अंदर ही जब ऐसा माहौल बन जाए तो उसमें कहीं ना कहीं फिर आपको एक कदम उठाना पड़ता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो डिसीजन हुआ था, आई थिंक 2024 का है ये, जब ये संगठन सृजन की बात हुई, और ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं था। हरियाणा टिपिकल इसलिए था क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश था जहां संगठन था ही नहीं।
संगठन के नाम पे सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी थी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के स्तर की, ना जिले पे, ना ब्लॉक पे, ना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, कोई नहीं था। तो लेकिन अब जैसे संगठन क्योंकि बना है, तो उम्मीद है कि ये जितने भी जिनको जिम्मेवारियां मिलने लग रही हैं, ये कांग्रेस जन की तरह अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। तो कांग्रेस की टॉक्सिसिटी की आप बात कर रहे हैं, आज के समय में कांग्रेस में ये टॉक्सिक बचा है या खत्म हो गया है? नहीं नहीं, जो चीज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में उतर जाए वो इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होती है, तो होते होते होती है वो तो होते होते होती है, लेकिन फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ झिझक है लोगों में अभी भी, लेकिन समय के साथ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल भी अब उसका जवाब हालांकि मुझे मिला नहीं था। अब राहुल गांधी जी से जब आप मिलकर आए जी, तो प्रदेश के नेताओं का परसेप्शन और आपसे बात करने का तरीका या रवैया कुछ बदला, या आपके पास फोन करके डायरेक्टली अप्रोच किया किसी नेता ने कि भाई अब तो राहुल गांधी जी ने भी इसको एक स्टैंप लगा दी है तो हम भी साथ हैं? नहीं, मैं राहुल जी का नाम उस तरह से नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो यात्रा ही उनसे बात करके और उनकी अनुमति के बाद ही इसकी घोषणा की थी। अच्छा, राहुल गांधी जी ने आपको कहा था कि आप हाँ, करिए? मैं उनसे 12 अगस्त को मिला था, 12 अगस्त 2025 को, तब मैंने उनको बताया था विस्तार से, और उन्होंने मोटी बात जो उसमें कही थी वो यही थी कि बस ये कोशिश करना कि हम लोगों को जोड़ने की बात करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे माहौल खराब होने की कोई बात हो। मैंने कहा जी मेरा तो पर्पज़ ही ये है, मैं तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा को प्रदेश में ले जाना चाहता हूँ, और हमारी तब तक हम नाम तो सोच चुके थे। मैंने कहा जी सद्भाव यात्रा का अर्थ ही ये है कि हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा मजबूत रहे। तो उनसे परमिशन लेके और फिर हमने 20 अगस्त को इसकी घोषणा की थी औपचारिक रूप तो से। राहुल जी को भी और उनसे भी ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए था कि भाई ये बृजेंद्र सिंह की यात्रा है और ये पार्टी की यात्रा है, ऐसा होना चाहिए था। अगर होता तो शायद नहीं, चीजें मैं different इसको होती। उस नज़र से देखिए, ये जिम्मेवारी मैं इसकी जिम्मेवारी सिर्फ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पे नहीं छोड़ता। उनसे मैं बात करके आया हूँ, खड़गे जी से मैं बात करके आया था, केसी वेणुगोपाल जी से भी बात करके आया था, तीनों से मेरी बात हुई थी और तीनों से हामी थी। उस दरमियान पार्टी के अंदर कुछ नियुक्तियां हुई थी, उसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि ये चीज़ अलग से क्यों चल रही है, या इस तरह की बात हुई हो, तो उसमें मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने यात्रा अपने शीर्ष नेतृत्व की सहमति से और अनुमति से शुरू की थी, और उसके बाद भी निरंतर मैं संपर्क में रहा हूँ। अच्छा। 2 बार तो मैं मिला भी हूँ, एक बार नवंबर में और एक बार अभी 12 मार्च को। तो क्या फीडबैक क्लोजली ले रहे राहुल हाँ, गांधी इस बिल्कुल यात्रा ले रहे हैं, और मुझे कहीं से इस तरह का संकेत नहीं मिला कि आप जो कर रहे हैं शायद वो उचित नहीं है। ओके, ऊपर से कुछ भी कहीं ऐसा मैसेज ऊपर से क्या, वो तो प्रदेश से भी नहीं आ रहा वो संकेत। तो नेता तो कह रहे हैं ना, हुड्डा साहब वाले जितने भी हैं, और कह रहे हैं कि भाई ये तो अपने आप को चमकाने की यात्रा है। चलिए, अब आप 3000 किलोमीटर चल के आप भी चमक लीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन बात चमकने की कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपना पूरा लुक ही बदल डाला, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं, मैंने करवा नहीं रहे या फिर मैंने कुछ नहीं बदला। कोई प्रण लिया है क्या आपने कि जब तक यात्रा खत्म नहीं होगी मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा? ना, मैं उस तरह के कभी प्रण नहीं लेता, क्योंकि देखिए दाढ़ी ना मैं बढ़ा रहा, वो अपने आप बढ़ रही है। कटवा तो नहीं रहे, लेकिन कटवा नहीं रहे ना, ठीक है, यात्रा खत्म हो जाएगी उसके बाद देख लेंगे। सुबह 15 मिनट की सुविधा हो जाती है। तो मतलब ये दाढ़ी तो अब यात्रा खत्म होने के बाद ही कटेगी? हाँ, वो तो राहुल जी आएंगे? पिछली मुलाकात जो हुई थी मेरी, वो पहली बार था जब मैंने उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। अच्छा, इससे पहले ऑफिशियली इनवाइट? इससे पहले मेरे को लोग कहते भी थे कि जी राहुल गांधी जी आ जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा राहुल जी आपकी यात्रा में शुरू में क्यों आए? आप पहले अपने आप को साबित तो कीजिए कि आप इसके लायक भी हैं या नहीं है। तो वो जब हमारे 60-62 हल्के हो गए थे, तब मैं अपने आप को इस पोजीशन में पाता था कि अब जब मेरी मुलाकात होगी तो अब मैं उनको बिल्कुल बुलाऊंगा, और उन्होंने सहमति जताई। और अब ये जो लास्ट फेज है इसमें, क्योंकि अभी ये चुनाव चल रहे हैं 4 प्रदेशों के, तो अब मेरे ख्याल से हफ्ते एक बाद में उनसे, खासतौर पर जब केरल और असम का चुनाव समापन हो जाएगा इसका, उसके बाद फिर मैं उनके ऑफिस से तारीख की बात करनी शुरू करूंगा। अच्छा, तो और राहुल जी आएंगे तो फिर हुड्डा साहब भी आ ही जाएंगे?
राहुल जी आ जाएंगे तो उसके बाद कौन आएगा नहीं आएगा वो तो उन लोगों को सोचना है। राहुल गांधी जी या प्रदेश या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी प्रदेश में जाते हैं तो उसमें तो वो कहने की बात ही नहीं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बार आपने कहा है कि कोई बात नहीं, जो नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब आएंगे आते आते। वो मैं इसलिए कहता था कि यात्रा वन ऑफ इवेंट नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप एक एक रैली होगी, उस स्टेज पे कौन आया या भीड़ कितनी आई उससे उसका आकलन हो। ये यात्रा जो है ये तो एक नदी की तरह है, तो उसमें उसमें कौन कब शामिल हो वो आदमी की समय और सुविधा के अनुसार है। लंबा 7 महीने का है और इस 6 महीने में, अब करीब करीब 6 महीने हो गए हमको, 6 महीने में बहुत लोग हैं जो आए, बहुत हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि शायद ये मोमेंटम अब आखिरी के महीने में और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हुडा गुट कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं तो कांग्रेसियों को देखता हूँ, मैं किसी गुट को नहीं देखता। मैं तो कांग्रेसियों को देखता हूँ। लेकिन कांग्रेस में जो गुट हैं वो तो देखने पड़ेंगे ना। अगर पार्टी में इतनी समस्याएं हैं तो सुलझाने के लिए गुट तो देखने पड़ेंगे। नहीं तो मैंने तो उसी चीज के ऊपर हमेशा ये कहा है कि यही कमी थी हमारी, संगठन का ना होना। और सबसे बड़ी शुरुआत में यही मानता हूँ कि अब संगठन खड़ा हो गया तो गुट वगैरह अपने आप बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अभी राज्यसभा चुनाव हुए जी, सबको मालूम था, हर कोई चीख चीख कर कह रहा था कि भाई हरियाणा में हमने देखा है कांग्रेस का इतिहास कैसा रहा है। स्याही कांड भी हमने देखा, फिर क्रॉस वोटिंग भी हमने देखी, और इस चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक बिकेंगे। साफ तौर पे, खुले तौर पे ये चीजें कही गई। कांग्रेस विधायकों को हिमाचल ले जाया गया, 4 सांसद भी उनके साथ गए, हालांकि कुछ लोग थे जो नहीं गए, फिर भी क्रॉस वोटिंग हो गई। मेरा जब तक ये चुनाव हुआ नहीं था मेरा ये मानना था कि सवाल ही नहीं उठता इस बार क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट, समर्थित क्या, वो तो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वैसे तो प्रदेश का, तो समर्थित तो क्या उन्हीं का कैंडिडेट है। उसको जो भी होगा बहुत भारी संख्या में कांग्रेस के विधायकों की वोट लेनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना था ये इतनी भारी संख्या तो मैनेज नहीं हो सकती। भारी संख्या मतलब 8-9 एमएलए चाहिए। हाँ, अच्छा, मुझे लगा वो 20-25 करोड़ वाली जो बातें चल रही हैं। कांग्रेस के 37 थे, 31 पे कांग्रेस का राज्यसभा बनता है और वही बीजेपी के लिए है। तो मेरा यह मानना था कि इतनी बड़ी संख्या में डिफेक्शन नहीं हो सकता। शायद ये मेरी राजनीतिक अपरिपक्वता थी कि मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि बहुत बड़ा बिकाऊ माल है और खरीदार जो है वो इतना बड़ा है कि वो जितना आप मुंह खोलें उससे 3 गुना ज्यादा वो आपको देने की क्षमता रखता है बिना आपके मांगे। लेकिन फिर भी जो हुआ, इतनी भारी संख्या में जो क्रॉस वोटिंग हुई, मैं कैंसल्ड वोट्स पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो किसी को नहीं पता कि किन की हुई हैं और किन वजह से हुई हैं। उसमें हो सकता है आरओ की मिलीभगत रही हो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो दिखती है। अब वो सुना है पत्रकारों से ही कोई बिंदी विंदी लगी है, तो वो बिंदी लगी है और कांग्रेस के ऑथराइज्ड एजेंट को ना दिखी हो, ये बहुत संभव है। क्योंकि यदि आपने किसी नाम के नीचे एक बिंदी टिका दी और पार्टी कैंडिडेट के नाम के आगे आपने 1 लिखा हुआ है तो एजेंट ने तो देखा ठीक है 1 है, तो आपने बिंदी लगाई है, ये तो बाहरों को पता होगा कि बिंदी लगी हुई है कहीं ना कहीं, उस आधार पर मुझे कैंसिल करनी है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में ये हुआ है, उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि वो बिके हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आदमी इस तरह से बिकता तभी है जब उसको कहीं ना कहीं जिस संगठन से वो है उसमें शायद उसको आगे भविष्य नजर ना आता हो। ये उसका एक पहलू है कि फिर वो अपनी कीमत भी तय करना शुरू कर देता है इतनी संख्या में। और दूसरा, जिम्मेवारी की बात, जिन्होंने क्रॉस वोट किया है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं। और अब कांग्रेस की वो स्टेज नहीं है, 3 चुनाव हार चुकी है पार्टी, जहां पे आप इन मुद्दों पे नरम रवैया इख्तियार कर सको। गलती करने के बावजूद भी आप सीख नहीं रहे हैं, वही गलती दोहरा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए इस पे एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। लेकिन साथ में जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए, जिम्मेवारी भी तो तय होनी चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी इनको इकट्ठा करना, देखिए राज्यसभा एमपी बन गए करमवीर बौद्ध जी, वो अपनी किस्मत लिखवा के आए थे। कांग्रेस
में सेंधमारी की कोई कसर नहीं बची थी, पूरी मतलब सेंधमारी। कांग्रेस की वजह से नहीं जीते वो करम एक वोट जो बीजेपी का कैंसिल हुआ है उस वजह से वो राज्यसभा पहुंच गए, नहीं तो बीजेपी ने तो ऐसा लगता है अपने दे हैड ऑल द फ्लैंक्स कवर्ड। तो चलो चुनाव है, वो तो अपने हर हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी को तो सबक लेना चाहिए था पास्ट एक्सपीरियंस से, फिर भी नहीं लिया है। और मैं कह रहा हूँ अब 5 विधायकों की हम बात करें जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिनमें से 2 तो खुले तौर पे पार्टी को जवाब भी नहीं दिया है, उनके एक्शंस ही बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ लगने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, चाहे वो मोहम्मद इजराइल हो या फिर इलियास साहब हो। दोनों ही बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, डाल रहे हैं कि इलाके के विकास के लिए मैंने वोट दे दिया। लेकिन रेणु बाला, शैली चौधरी, जरनैल सिंह पार्टी को जवाब लिख के देते हैं कि हमने क्रॉस वोट किया ही नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है, किसी और को बचाने के लिए हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं देखिए, अब पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी और सीएलपी लीडर, दे वर द रिस्पॉन्सिबल पीपल देयर, उन्होंने यदि वो वोट देखा है तो जो वो कहेंगे उसको मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। क्योंकि हुड्डा साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई किरण नहीं, मैं उस नहीं, हमारी मैं शैलजा गुट के हैं तो हमें जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। वो इसमें गुटबंदी की बात नहीं है। कई बार आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। जरनैल सिंह जी कहते कुछ ही हों, लेकिन उन्होंने इस क्रॉस वोट के बाद जो मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़े हैं, किस लिए, उसकी क्या आवश्यकता थी? पहले दिन से या तो ये स्टैंड रखते कि मैंने बिल्कुल नहीं किया, गलत है, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री की इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे जैसे उनकी खुद की पार्टी के मुख्यमंत्री हों। इसी मतलब तरह से कैसे करनी चाहिए इसी तरह से रामकृष्ण गुर्जर जी ने जो जिस दिन ये वोट डला है उसी दिन जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, मतलब अगर साफ मन होता तो अपने आप को डिफेंड करते पहले, बजाय इस्तीफा देने के। वो तो पहले दिन ही इस्तीफा दे गए। तो आपको शक है इंटेंशन पे? नहीं, मेरे को इंटेंशन पे शक नहीं है। अगर सीएलपी लीडर और प्रभारी कह रहे हैं कि ये 5 लोगों की हमने वोट देखी है, इन्होंने वोट नहीं दिया है कांग्रेस को, आपको उसको मानना पड़ेगा। चलिए, ये 5 तो ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने आ गए, जिन्होंने क्रॉस वोट किया। गद्दार तो वो भी हैं, गद्दार तो वो हैं जिन्होंने जिनकी वोट कैंसिल हुए। गद्दार तो वो भी हैं, लेकिन वो तो पार्टी के अंदर ही है, मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, तमाम चीजें भी कर ली, लेकिन नाम सामने भी नहीं आ सकता। उसका कारण ये है कि आपको पता ही नहीं लग सकता कि वो 3 कौन है। चौथे तो पता है, परमवीर सिंह। वो मुझे लगता है वो तो एक वो जिसको बोलते हैं कि 7 गलती है एक। उन्होंने अपना वोट कांग्रेस के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाया, उसके बाद वो फोल्ड शायद प्रॉपरली नहीं किया, तो आरोप ये लगा कि ये सीक्रेसी जो है वोट की वो लीक हुई है, उस पे कैंसिल हुआ। और उनका वोट कैंसिल हुआ है बीजेपी की कंप्लेंट पे। 2 की थी उन्होंने, भरत सिंह बेनीवाल जी और इनकी, भरत सिंह जी की मान ली गई, लेकिन ये कैंसिल हो गई। असली खेल तो वो बाकी 3 हैं जो मैंने कहा। अब उसमें हर व्यक्ति का अपना वर्षन हो सकता है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता कि किसकी वोटें थी। अगर वाकई वो कोई बिंदी बिंदी लगाई है तो हो सकता है वो हमारे ऑथराइज्ड एजेंट्स को नजर भी ना पड़ी हो उसके ऊपर, तो उसके बारे में मैं किसी भी तरह का, वो कह रहे कोर्ट का रुख करेंगे, जो हमारी वोट्स कैंसिल की है उसको लेके हम कोर्ट में शिकायत करेंगे, लेकर जाएंगे कि भाई वो तो ठीक है, तमाम चीजें की। लीगल ऑप्शन आपके पास हमेशा रहती है, वो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज में तो कोई शक नहीं कि 5 ने तो क्रॉस वोट किया है। लेकिन 3 के वोट भी तो कैंसिल हुए। देखिए संख्या बड़ी खूबसूरत है। उतने ही वोट क्रॉस और कैंसिल हुए हैं जितने की बीजेपी को आवश्यकता थी। जो मैंने कहा कि वो एक जो बीजेपी का कैंसिल हुआ, वहां से वो उनका खेल बिगड़ गया। नहीं तो मेरा तो ये भी मानना है कि बीजेपी ने, लगता है अभय सिंह जी को भी पहले ही कह दिया कि हमको आपकी जरूरत नहीं है इस बार, हमने जो करना था हम कर चुके। तो अभय सिंह को शुक्रिया कहेंगे कि भाई कम से कम आप लोगों ने वोट नहीं डाली तो हमारे उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच गए। नहीं, हाँ, मतलब नहीं, शुक्रिया तो खैर क्यों करेंगे, उन्होंने तो वोट वैसे भी देना होता तो बीजेपी की देनी थी। ना दे की भी शायद वो बीजेपी की मदद कर रहे थे, क्योंकि नंबर्स रिड्यूस हो रहे थे उससे। खैर वो तो जो भी है, मतलब वो तो खैर साइड प्लेयर हैं इस पूरे इसमें। वो तो बीजेपी वोट कैंसिल हुआ इसलिए बात बन गई। लेकिन कांग्रेस को सीरियसली इस पूरे प्रकरण को सिर्फ खरीदार और बिकने वाले की नजर से ना देखें, उसके पीछे आपको जाके देखना पड़ेगा।
तो अब ये कहा गया भाई 20 करोड़ की ऑफर दी गई, 25 करोड़ की दी गई, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, हम शिकायत करेंगे, अभी तक उस बारे में भी कुछ नहीं हुआ है। अब मैं तो देखिए अंदर की जानकारी मुझे उस तरह से तो नहीं है, मुझे नहीं पता। अभी जो 2-3 दिन पहले शायद 31 तारीख को दिल्ली में मीटिंग भी हुई ब्लैक थी, बिल की मीटिंग थी। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, तो वो तो हाईकमांड क्या डिसीजन ले रहा है, किस स्टेज पे है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा मत ये है कि इसमें रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे, बल्कि औरों को भी संदेश गलत जाएगा। ये सोच के नहीं झिझक जाना चाहिए कि 2 साल बाद राज्यसभा चुनाव फिर आना है। आज 5 हैं, अगली बार अगर इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो अगली बार 10 हो जाएंगे, 5 8 ही लगा लीजिए, क्योंकि कैंसल वाले तो पार्टी के अंदर ही है ना। पार्टी के लिए ना हम उनके नाम बता सकते हैं, ना हमें नाम पता है, और ना हम बता पाएंगे, तो वो लोग तो फिर से गेम करेंगे। इस तरह की अनुशासनहीनता जानबूझ के जो की गई हो, उसके ऊपर तो कार्रवाई कड़े से कड़ी होनी चाहिए। तो हर कोई हुड्डा साहब को लेके क्यों टारगेट कर रहा है आजकल कि भाई इनकी वजह से ये हो रहा है, या फिर ये जो लेके चल रहे हैं अपने अपने नेताओं को देखते हैं, अपने अपने विधायकों को देखते हैं, बाकी सबको अटेंशन नहीं देते हैं, बाकियों की सुनते नहीं है। नहीं, वो चीज़ शायद पिछली बार के राज्यसभा चुनाव पे तो लागू थी, इस वाले पे तो ऐसा कुछ नहीं था। इस बार सब कुछ ठीक था। सारे थे वहाँ, सारे कुफरी और जहाँ भी थे। 31 गए थे, 31 6 थे। नहीं गए थे, हुड्डा साहब भी यहीं थे। नहीं और नहीं, वो लेकिन वो उन 6 पे तो सवाल ये निशान ही नहीं है। जो क्रॉस वोट हुए हैं वो तो सारे उन 31 में थे वहां पे, सारे के सारे थे। कैंसिल वाले, कैंसर वालों को तो पता नहीं ना कौन है, वो तो अटकलबाजी की बात है। सबको लग रहा है कि इससे जो बाकी विधायक जो पार्टी के साथ हैं उनका भी मोरल डाउन होता है कि भाई सारे हमें भी शक की निगाहों से देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप मेरे साथ भी इस इंटरव्यू में इस चीज के ऊपर इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत भले ही गया हो, लेकिन पार्टी हारी है, उसे नुकसान हुआ है। ये एक मानने वाली बात है, और इसीलिए मैं जिम्मेवारी की बात करता हूं। 2024 का जीता जीता चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, उसकी कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। ये राज्यसभा का चुनाव जो है, इसकी अब तक जो कार्रवाई है वो सिर्फ उन एमएलएस पे फोकस्ड है जिन्होंने पार्टी के साथ दगा किया। लेकिन अभी भी जिम्मेवारी की बात कम से कम मुझे सुनने में नहीं आई है। अंदर खाते क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बाहर भी सुनने में नहीं आई। हम भी अक्सर पूछते हैं कि भाई जब आप ग्राउंड पे जा रहे हो, आप विभाग बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई मंत्रिमंडल में ऐसे बंटवारा कर लेंगे, इसको मंत्री पद दे देंगे, सेटिंग सारे ये चल रही है। ये नहीं चल रहा कि भाई चुनाव जीतेंगे या नहीं। गाने चल रहे हैं तो सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। सारा का सारा हुड्डा सेंट्रिक जो कैंपेन हो गया, आपको लग रहा है उससे नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को? वो अनेकों कारण हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सी, ये जो सद्भाव यात्रा जब हमने इसके बारे में जब विचार चल रहा था, तो हम यही सोच रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे प्रदेश पे लागू होती है। आप जो बात कह रही हैं वो और उस तरह की और चीजें इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी पे हो सकती है, किसी एरिया पे हो सकती है, उसको आप इन फाइटिंग की संज्ञा दे लीजिए, बैक स्टैबिंग कह लीजिए, अनेकों चीज़ें हो सकती हैं। लोकल समीकरण क्या थे, और बहुत बड़ी चीज़ जो राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को की, भारत जोड़ो इसमें वोट चोरी के मुद्दे पे हरियाणा पे जो स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी ने जो एक विभाजन की राजनीति हरियाणा में की है पिछले 11 साल में, कहीं ना कहीं उससे आंख हटी है। और वो शायद इसलिए हटी कि इतनी चकाचौंध थी कि सरकार तो आ गई और लोग दे रहे थे, आपको वाकई मतलब परोस के दे रहे थे। तो उस शायद आंखें चुंधी आ गई उस समय, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि कई चीजों को एड्रेस नहीं किया गया। ओवर कॉन्फिडेंस हुड्डा साहब में या कांग्रेस पार्टी में ओवरऑल? नहीं, क्योंकि आप कह रहे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो हुड्डा साहब के कंधों पर ही थी। नहीं, वो तो हुड्डा साहब और उदय भान दोनों प्रदेश अध्यक्ष, और नहीं, वो पदाधिकारी हैं इसलिए जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी तो सबकी है। जिम्मेवारी आप किसी एक या दो व्यक्तियों पर तो नहीं टिका सकते, लेकिन हाँ, जिनके पास पद है उनकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जिम्मेवारी तो हमारी भी है, जो इलेक्शन हारे हैं उनकी भी जिम्मेवारी है।
और लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और कुमारी शैलजा नाराज हो जाती है तो उनको कोई मनाने नहीं जाता है, दलित समाज पूरा छिट गया, ऐसा लगा आपको भी? अगर मैं ये कहूँ कि ये नहीं हुआ था तो मैं झूठ बोलूँगा। हम जो लोग चुनाव में थे, आखिरी के जो 4-5 दिन थे चुनाव से पहले के, उस समय स्थिति उतना एक तरफा नजर नहीं आती थी जो चुनाव से पहले दिखती थी। जब आप सीट्स काउंट करना शुरू करते थे तो अनेक सीट्स ऐसी आती थी कि ये मुकाबले में है, ये शायद हार रहे हैं, ये 50-50 है, तो वो दिखता था हमको। यदि मैं सिर्फ अपने आसपास के इलाके की बात करूं, जींद जिले की और हिसार लोकसभा की, दिखता था कि इतना एक तरफा तो नहीं है जितना लोग सोचे बैठे हैं। यदि आप सिर्फ समाज के 1 या 2 वर्गों का मत ही ये मान रहे हैं कि ये सभी का मत बन चुका है, और शायद वो बन भी गया था, लेकिन वो संभाला नहीं गया और उस वजह से नुकसान हुआ। तमाम ऐसे नेताओं की वीडियो भी वायरल हुई जिन्होंने कहा कि भाई सरकार आ रही है, हमें वोट दे दीजिए, इतनी नौकरी हमारे कोटे से लग जाएगी। सरकार आ रही है, हमें वोट दे दीजिए, इतनी नौकरी हम दे देंगे। क्योंकि नौकरियों पे तो वैसे भी आप लोगों पे ठप्पा था, पर्ची खर्ची के अलावा नौकरी दी नहीं जाती थी, ऐसे में उस चीज को और हवा मिली। नहीं, देखिए, यहाँ तो मैं बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है उसकी कामयाबी मानता हूँ। बीजेपी वो गजब की पार्टी है हरियाणा में या देश में जो रोजगार देती ही नहीं और वो रोजगार की बात करती है। पर्ची खर्ची तो बाद का मुद्दा है, नौकरी कहाँ है? लेकिन नौकरी आपके कहाँ है? नेताओं का ये बोलना कि भाई हमारे कोटे से लग जाएगी, हमें वोट दो, इतनी नौकरी हम देंगे, तो एक हरियाणा में कहीं ना कहीं तो ये परसेप्शन है कि आप लोगों की सरकार के समय पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं, जब मिलती आपने थी, पहला सवाल किया, मैंने धक्के लोगों को तभी खाने कहा था पड़ते थे। कि अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग इलाकों में स्पेसिफिक रीजन हो सकती है। बट ये तो पूरे हरियाणा में ही था, नौकरियों को नहीं नहीं लेके नहीं, तो ऐसा पूरे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये 1-2 कैंडिडेट्स ने बोला था, उसका बीजेपी ने प्रचार बहुत किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई लंबा चौड़ा नुकसान राज्य के स्तर पे हुआ हो या वो कोई इलेक्शन का मुद्दा बना तो हो। गुटबाजी, लेकिन आपको लगता है कि गुटबाजी तो डेफिनेटली रीजन था? गुटबाजी है, लेकिन बड़ा कारण तो ये है ना कि जो बीजेपी अपनी राजनीति कर रही थी, समाज में बिखराव करके, जो अपना वो एक उन्होंने अपना देहात में जो पांव जमाने की कोशिश की है राजनीतिक तौर पे, उससे आंख हट गई। वो एड्रेस नहीं किया, और वो जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ 1-2 घटनाएं ऐसी हुई कि वो चीजें और मुखर हो गई अपने आप। शायद उसका कारण हमने ही दे दिया। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि और वो वापस बीजेपी की तरफ हो लिए, ये संभावना पूरी है। और क्योंकि हमने देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जब भी किसी कार्यक्रमों में जाते थे तो कुमारी शैलजा भी अक्सर वहां पे होती थी, रणदीप सुरजेवाला भी उन कार्यक्रमों में रहते थे। कुमारी शैलजा को क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, दरकिनार कोई नहीं होता जी। वो कांग्रेस की सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, शी इज अ सिटिंग एमपी, और वो प्रदेशों की प्रभारी हैं। पहले छत्तीसगढ़ की थी, अब उत्तराखंड की हैं। सो ऐसा अनदेखी की बात नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक समीकरण जो बहुत मजबूती से उभरा था लोकसभा के चुनाव में, वो असेंबली के चुनाव में वो मजबूती नहीं रख पाया जिसकी उम्मीद थी। अदरवाइज अनदेखी वाली। सेंट्रल लेवल पे नहीं हो, लेकिन हम अगर हरियाणा की बात करें तो 5 सांसद हैं, 4 एक साथ दिखते हैं, कुमारी शैलजा कभी दिखती नहीं है उनके साथ में। अब उसके बारे में क्या बिल भी बोलें, नहीं मिलता उसके है। बारे में क्या बोलें? वो वहाँ संसद में भी नजर आता है, असेंबली में भी नजर आता है। पर ये मैसेज तो गलत जाता ही है बिल्कुल ना। गलत है। मैसेज आप पगड़ियों के माध्यम से दें, या टी-शर्ट्स के माध्यम से दें, या जैकेट्स के माध्यम से दें, ये तो यही दर्शाता है कि आप पार्टी नहीं, आप किसी निजी व्यक्ति के इर्द गिर्द अपनी पार्टी मानते हैं। तो राहुल गांधी भी आए चुनाव के बाद, नतीजों के बाद सख्त तौर पे कह दिया कि भाई अब गुटबाजी नहीं चलेगी, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। प्रदेश जिला अध्यक्षों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे थे उस कार्यक्रम में। ये कह दिया गया अभी किसी नेता के पीछे नहीं लगो, आप काम करो ग्राउंड लेवल पे और पार्टी आपको किसी भी मुकाम पर लेके जाएगी, लेकिन आपको काम करना है पार्टी के लिए। बहुत मैसेज देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, लेकिन फिर भी ये गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मैं तो वो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं कर रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि शायद उनका संदेश कुछ लोगों को समझ में भी आ गया,
11 या 12 जिला के अध्यक्ष हमारी यात्रा में आ चुके हैं। बल्कि जो आए हैं वो तो यात्रा ही उन्होंने अपना ली थी इस तरह से, जब उनके उनके जिलों में हम गए हैं। तो फर्क देखिए, मैंने कहा कि इसमें समय तो लगेगा लेकिन फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये प्रदेश अध्यक्ष भी आपके बार बार कहते रहे कि नहीं, अब आप देख लीजिए, अब किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं होगी, अब फर्क पड़ गया है, लेकिन फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी राज्यसभा चुनाव में ही हमने देखा हाल ही में क्या कुछ हुआ। कांग्रेस सबक लेने के लिए तैयार नहीं। नहीं, अनुशासनहीनता का तो इकलौता मुद्दा जो आया है पिछले 6 महीने में वो तो ये राज्यसभा चुनाव वाला ही है। नहीं, पीछे छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी नहीं, लड़ाई हो गई, प्रदेश अध्यक्ष के वो सामने कुर्सी पे बैठने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, तो उस सब को लेके तू तड़ाक और छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बड़े बड़े बवाल भी हुए हैं। उसको आप उतनी गंभीर अनुशासनहीनता मत मानिए। वो चीजें पार्टी के अंदर चलती हैं क्योंकि पार्टी के अंदर हर व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, अपने आप को बेहतर दिखाने की, किसी पद की लालसा की, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें कई बार तनाव भी आते हैं, कई बार तीखी नोक जोक भी हो जाती है, वो सब चलता है। लेकिन क्लास में जो बच्चा रेगुलर फेल हो रहा होता है ना, हाँ। टीचर भी उसी के रिजल्ट को ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि वो भाई तो अब भी फेल हो रहा है या पास नहीं, वो तो अगर आपने देखना है इस तरह की नोक झोंक और बयानबाजी, वो जरा बीजेपी के अंदर घुस के देखिए, आपको मतलब नजारा ही अलग मिलेगा वहां देखने आप का। लोगों से तो बहुत बेटर है। नहीं, वो इसलिए कि वो पर्दे के पीछे हैं। वही ना, उनको वो आप लोग भी पर्दे के पीछे करिए। आप लोग अनिल विज जी की बात को कितना उछालते हैं? नहीं हम तो उछालते, पूरे उछालते हैं और बहुत हम कम, बार बार बहुत सवाल भी कम, पूछते बहुत हैं। कम, बहुत कम। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिल बहुत विज जी कम। कहें या आपके राव नरबीर कहें या राव इंद्रजीत कहें, हरियाणा न्यूज पे हर किसी के बयान को नहीं, हम मैं बखूबी सिर्फ हरियाणा दिखाते हैं। न्यूज नहीं, मैं एक जनरल मीडिया परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। गुटबाजी लेकिन उसको गुटबाजी की संज्ञा नहीं दी जाती। नहीं, गुटबाजी की दी जाती है। मैं तो हाँ, प्रदेश गुटबाजी। अध्यक्ष से इतनी बार पूछ चुकी हूँ, मोहनलाल नहीं, बड़ौली साहब से, कि भाई आप गुटबाजी पे लगाम लगाने पे कामयाब हो पाए कि नहीं? क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों आपने खूब देखा, और आप राव इंद्रजीत और राव नरबीर की लड़ाई, उनकी बयानबाजी। फिर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सब बिल्कुल कंट्रोल में है और अब कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन आपके वाले बाज नहीं आते। नहीं, उस बात को हुए दिन कितने हुए हैं? महीने हो गए। कहाँ महीने हो गए? राव नरबीर जी वाला किस्सा तो 10 दिन 15 दिन पुराना है। हमें हमारा तो 1 महीने पहले हाँ, तो कॉन्क्लेव भी महीना था, तो होगा। तब तक भी, तो ठीक उससे है, पहले तक भी चीजें सॉर्ट हो गई थी। डर दोबारा उभराएगा। उभरेगा। बिल्कुल उभरेगा। लेकिन आप लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते? कांग्रेस में डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाता है क्या? या नेता अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं? पार्टी जब राज की पार्टी हो तो मजबूरन डिसिप्लिन आ जाता है। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो उस समय लोग अपना स्वार्थ और हित जो है उसकी पूर्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो इनडिसिप्लिन भी उसके अंदर अपने आप इनबिल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो हुआ है राज्यसभा में, इसको ऐसे ही ना जाने दें। इसमें आपको संदेश देना पड़ेगा कि इस तरह का इनडिसिप्लिन जो है कोई भी कीमत हो वो बर्दाश्त नहीं है। आप चुनाव हारे, आप क्या कारण रहा? उसका भी वोट चोरी या तमाम चीजें कहेंगे? क्योंकि उसको लेके भी लोगों ने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने बृजेंद्र सिंह को चुनाव हरवाया है। देखिए, कोई किसी को हराने जिताने की कैपेसिटी नहीं रखता। अगर रखते तो जितवा देते पार्टी को पूरी की पूरी। लोग डिसाइड करते हैं, लोगों ने वोट डाली है। वो ठीक है, मैं इलेक्शन पिटिशन में हूँ कोर्ट में, मुझे कुछ चीज़ों से आपत्ति है, लेकिन वोट तो लोगों ने डाला है। तो अगर वो किसी के कहने पे डाला है तो जिसने कहा है उसका दोष थोड़ी है। और लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, उनको कुछ लग रहा है तो ठीक है, उस हिसाब से वोट दे रहे हैं वो। और देखिए, वोट को आप सिर्फ ये मत समझिए कि कोई बड़ी वोट होती है। बहुत बार वोट सिर्फ इस मुद्दे पे हो जाती है, कैंडिडेट हमारे गांव का है, पहली बार टिकट मिली है जी, टिकट ना भी मिली हो तो भी कि जी हमारे गांव का है। और हमारे यहाँ ऐसे 3-4 थे जिनको उनके जो अपने गांव हैं उसमें करीब 90% वोट मिल गया है। तो वो आपको तो मार्जिन भी बहुत ही नॉमिनल था। तो वो मेरे चुनाव की चर्चा भी इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उसका मार्जिन बहुत थोड़ा था, मार्जिन बहुत। तो उसमें हमेशा आदमी इस चीज पे आ जाता है कि ये होता तो ये हो जाता, और ये 4 वोट डल जाती तो ये बदल जाता। तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, जो आपने शुरुआत में बात कही मेरे उचाना विधानसभा के बारे में, तो जो आप बात कह रही हैं वो वहाँ नहीं, हरियाणा में बच्चे को पता है। तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। जो कैंडिडेट थे वो किन्ने खड़े किए थे, कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही थी, वो सबको पता था। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि जिनको बैठाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा बैठाने के लिए खड़े ही नहीं किए हुए थे।
ये तो किसकी साजिश थी? टू द पॉइंट आप बात कर सकते हैं नहीं, क्योंकि नहीं। टू द पॉइंट ही कार्यक्रम का नाम है। नहीं नहीं, साजिश तो देखिए, जैसे मैंने कहा सबको पता है, लेकिन जहां से शुरू हुई फिर बीजेपी ने उसमें अपना खेल खेला है। जब उन्हें लगा कि कोई संभावना बनती नजर आ रही है तो फिर वो भी शुरू हो तो गया। लेकिन आप नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, जो सबको पता ही है तो लेना क्या? नहीं, आप उसमें मोहर लगा सकते हैं ना कि सबको ना सही ना, लग रहा है मोहर या लगाने नहीं। की क्या जरूरत है? अब कोई सोच सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना बोलो तो ज्यादा स्पष्टता होती है उनमें, बोलने पे फिर तू तड़ाक शुरू हो जाती है। तो आपके वैसे संबंध हुड्डा साहब से कैसे हैं? मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजे के रिश्ते तो हाँ। हरियाणा में खटास से भरे रहते नहीं हैं। नहीं, वो तो आम तौर पे हमारे जो ग्रंथ हैं हाँ, उसमें तो मामा भांजे वाला डिस्प्यूटेड होता है, लेकिन चाचे भतीजे हरियाणा का। की राजनीतिक घरानों की बात नहीं करें नहीं तो चाचा भतीजे के आजकल किस्से और लड़ाइयां ज्यादा फेमस है। नहीं, वो तो अब मेरे ख्याल से जब परिवार बढ़ते हैं और उस परिवार में महत्वाकांक्षा ज्यादा हो तो वो तो आप बिजनेस फैमिली उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ा आप बिजनेस घराना उठा लीजिए, वो दूसरी तीसरी पीढ़ी में आके तो फिर कहीं ना कहीं बिखराव तो होता ही है। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज हमारे संबंध जो हैं बिल्कुल मधुर हैं। उसमें दीपेंद्र मेरा छोटा भाई है। हालांकि दीपेंद्र से मेरी ग्रोइंग अप कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, क्योंकि मेरे से उम्र में शायद 6-7 साल छोटा है, तो उस नाते वो इंटरेक्शन नहीं थी। लेकिन हुड्डा जी की और मेरे पिताजी की तो उनकी घनिष्ठता तो बहुत ही ज्यादा रही है, मतलब राजनीतिक तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी। तो हुड्डा साहब ने यात्रा को लेके आपसे कोई बात की? नेता के नाते ना की हो, चाचा के नाते कुछ मैसेज दिया, शाबाशी नहीं दी? तो बताइए क्या फायदा हुआ? चाचा भतीजे को शाबाशी नहीं दे रहा है? नहीं, ये तो मैं कहता ही हूँ कि बच्चे को आशीर्वाद तो वैसे ही दे देना चाहिए। अब तो छोटा भाई फोन करता है, क्योंकि भाइयों में तो चलो प्यार होता है, तो दीपेंद्र हुड्डा कभी फोन करके कहते हैं ब्रिजेंद्र को, भाई कमाल कर दिया? बस यात्रा शुरू होने से पहले आया था, उसके बाद नहीं आया कभी। अच्छा, क्या आया था कि यात्रा मत करो? नहीं नहीं, वो तो खैर जो मेरी उसकी बात है, आप उसकी। अच्छा, मतलब नथिंग पॉलिटिकल। नो, इट वाज पॉलिटिकल। इट वाज पॉलिटिकल रिलेटेड टू द यात्रा। सो मेनी थिंग्स। ओके, हाँ, बड़ा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, वो तो मेरे उसके बीच की बात है, उसमें क्या। अब जिस परिवार से आप आते हैं, एक बहुत बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चैलेंजिंग लगता है आपको सर छोटू राम के परिवार से आना राजनीति में और आगे बढ़ना, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस फिर उसी हिसाब से रहते हैं? सर छोटू राम की फैमिली लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी मेरे पिताजी की है। मेरे पिताजी ने कभी भी सर छोटू राम का नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया। हाँ, लेकिन वो नाम इतना बड़ा है कि आप कोई भी कदम उठाते हैं सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं, अपने निजी जीवन में भी, तो आपको 4 बार सोचना पड़ता है। और ये मैंने 1-2 बार कहा भी। हमारे गांव में ही एक प्रोग्राम था, बल्कि मैं और दीपेंद्र उसमें गए थे। उस प्रोग्राम में एक पुरानी हवेली थी, वो खत्म हो गई थी, तो उसका थोड़ा सा जीवन और क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करके उसमें एक जिम और लाइब्रेरी खोली थी, तो हम दोनों गए थे। मैं उस टाइम नौकरी में था, दीपेंद्र एमपी थे। तो मैं भाषण देते देते एकदम से मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या ख्याल आया, मैंने कहा मेरा भी बहुत बार मन करता है भटकने का, लेकिन बस वो फिर एक कंधे पे छोटू राम और एक कंधे पे बीरेंद्र सिंह बैठे नजर आते हैं, और फिर मैं उस बोझ की वजह से अपने आप को रोक लेता हूँ। तो वो चीजें हैं से मेरा मतलब है कि मुझे बोध है इस बात का। ये मेरे को पहले नहीं था, क्योंकि मेरे तो शुरुआत के जो 5-6 साल हैं अपनी दादी जी के साथ बीते हैं, तो मैं तो उस घर में पला बड़ा हूँ जहाँ जो सर छोटू राम का घर था। तो मुझे कभी उस तरह की फीलिंग नहीं आई थी कि कोई बहुत बड़ी विरासत है या लेगेसी है। और कुछ हमारे घर में कभी माहौल भी नहीं था उस तरह से, जिसको कहते हैं ना वो राजनीति में बिगड़ैल बच्चे हो जाते हैं, वो कभी नहीं था, कभी भी नहीं। और इसी वजह से हम शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहे, इंटरेक्शन ही नहीं थी। तो वो भी हो सकता है मेरा एक ड्रॉबैक हो, एक कमी हो जब मैं राजनीति में आया, क्योंकि राजनीति में सारा टाइम काम ही मिलने जुलने का है, और मेरा खास तौर पर राजनीतिक लोगों से तो मिलना बहुत ही कम होता है। वो शायद मेरी नौकरी ने मुझे बिगाड़ दिया कि भाई किसी से मिलने जाओ तो टाइम लेके जाओ या जैसे भी है, तो एक डिसिप्लिन और एक हाँ, मतलब वो थोड़ा सा फॉर्मल हो एक टेम्परामेंट अलग हो जाता है आपका एक। तो लेकिन हाँ,
सर छोटूराम की लेगेसी इन टर्म्स ऑफ फैमिली लेगेसी एंड द नेम, उस पर कभी आंच ना आए, ये प्रयास बिल्कुल है। तो बचपन से नहीं सोचा कि भाई राजनीति में ही चला जाता हूँ? सोचा नहीं, हम्म, ये मुझे पता था कि जाना है, अच्छा। लेकिन उसकी तैयारी मैंने कभी नहीं की। इन द सेंस कि ये नहीं था कि XYZ करना है। मैं तो बल्कि जब नौकरी IAS में आया, मेरा कॉन्शियस एफर्ट था जानबूझ के कि मेरे दफ्तर में ये मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए कि मैं किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ फ्यूचर में हासिल करने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। मैंने अपने दफ्तर को कभी किसी प्रकार की राजनीति की तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने दफ्तर को पंचायती भी नहीं बनने दिया। तो आपने IAS क्यों चुना? मतलब आपको जब राजनीति में ही जाना था तो वहां पे जाके आपको क्या मतलब कुछ सीखना था या सिर्फ शनाख्त, हम्म? आइडेंटिटी। मतलब मैं बात 100 बार कह चुका हूँ, मेरे लिए नौकरी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस दिन खत्म हो गई थी? उस दिन खत्म हो गई। वो मेरी जद्दोजहद सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की थी। अच्छा, क्योंकि वो पिता पुत्र वाला जो बस टैग बस है बस बस वो आप नहीं चाह रहे थे? सिर्फ उसकी जद्दोजहद थी। जिस दिन मैं नौकरी में आ गया, और कुछ ही कह लो, हिंदुस्तान में यदि आप IAS क्वालिफाई कर जाते हैं तो कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि ये फलाने का लड़का है इसलिए आ गया। बल्कि वहां तो ये कहते हैं कि देखो वहां पॉलिटिकल फैमिली का होते हुए भी ये कर गया। और वो छोड़ के फिर पॉलिटिकल हाँ, लेकिन जब राजनीति में आया तो फिर मैं वही वीरेंद्र सिंह का बेटा हो गया। वीरेंद्र सिंह जी के लिए कहा जाता है कि भाई इतनी जानकारी, जितनी जानकारी रखते हैं वो राजनीति की, इतनी समझ रखते हैं कि जैसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं तो वो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनको मालूम चल जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है, तमाम चीजों को भांप लेते हैं। तो बीजेपी से कांग्रेस में आना क्या इसी मोटिव से, क्या इसी इंटेंशन से था कि भाई अब कांग्रेस की सरकार आ रही है इसलिए बीजेपी को टाटा? कांग्रेस की सरकार कहाँ आ रही थी? देश में किसने कहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है? हरियाणा में स्पेसिफिकली नहीं, हरियाणा तो लोकसभा से पहले आए ना। लेकिन आपने और हरियाणा के पर्सपेक्टिव से सोचा? और वो डिसीजन जो था वो ओरिजिनली मेरा था। अच्छा। और उसमें राजनीति सिर्फ इतनी थी कि मुझे पता था कि मैं राजनीतिक तौर पे बीजेपी में नहीं रह सकता, और वो मुझे बहुत शुरू में ही समझ में आ गया था। और मैं राहुल गांधी जी से सही मायने में 2023 की जुलाई में पहली बार मैंने उनको जिक्र किया था इस बात का कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बीजेपी की सिटिंग MP हाँ, होते हुए हम भी? डिफेंस कमेटी में इकट्ठे थे, तो मेरा मन तो बहुत पहले से मैं मतलब भारत जोड़ो यात्रा से तो मैं बिल्कुल ही मन बना चुका था कि कांग्रेस में जाऊंगा मैं। तो क्या प्रॉब्लम थी बीजेपी में जो आपको बीजेपी में नहीं रहना था? बीजेपी में जाने के लिए तो तमाम नेता लाइन लगा के खड़े। वो शायद इसलिए कि वो सिर्फ राजनीति को एक पद पाने का जरिया ही मानते हैं। मैंने वो कभी नहीं माना, मैं अभी भी नहीं मानता। इसीलिए मुझे किसी ने कहा कि जी कोई बात नहीं, हम चुनाव हार गए, लेकिन अब आप अगले 5 साल उचाना में डोर टू डोर कीजिए। शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं IAS की नौकरी छोड़ के MLA बनने तो नहीं आया। अगर एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करनी है तो मेरे पास थी पहले, बहुत अच्छी थी। तो उस तरह से मैं तो किसी बड़े पद की उम्मीद थी आपको? नहीं, पद कौन देता है नए आदमी को जो आए बाहर से। हाँ, मेरे को ये जरूर था कि टिकट मिलेगी, लेकिन मैं जब पार्टी में आया, जो आपने सवाल जो किया था, तो ये डिसीजन मेरा था। हाँ, ये जरूर है कि मेरे पिताजी की इसमें सहमति पूरी थी, और क्योंकि वो थे वहां पे, कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी जिस वजह से गए थे। ED CBI का डर मेरे पिताजी को? ED CBI राजनीतिक मजबूरियां बोल रहे हैं ना आप तो? आज वो तो उनको होती है जिन्होंने खूब लूट मचाई हो, और मेरे पिताजी तो, ये तो आप उल्टा कह रहे हैं, जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है उसको ED CBI का डर कैसे होगा? वो तो उनको होता है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं। आप कह रहे हैं ना मजबूरियां थी तो इसीलिए वो थे बीजेपी में, तो वो मजबूरी पूछ वो मजबूरियां हरियाणा की राजनीति की थी। अच्छा, वो गुटबाजी एंड ऑल कुछ ही कह लीजिए उसको। वो बहुत, उन्होंने कांग्रेस के लिए 42 साल दिए हुए थे, और बहुत प्रभावी उनका नेतृत्व रहा था, संगठन में बहुत उनका बेहतरीन काम रहा था, और उसकी कांग्रेस में पूरी पहचान भी थी। ऐसा नहीं है कि लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब ये लगना शुरू हो गया था कि सारे दरवाजे बंद हो गए। तो और वो उस तरह के व्यक्ति हैं नहीं कि घर बैठ जाएं, वो तो अभी भी नहीं बैठे।
वो तो अभी भी निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, निरंतर आपकी यात्रा में भी हम देख यात्रा रहे हैं, में, साथ मतलब में सब कुछ वो रहते हैं। सारे ऑर्गेनाइज तो वही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए घर बैठना कोई ऑप्शन है नहीं, रीजनल पार्टी में जा नहीं सकते। सो द ओनली, अच्छा इतने संसाधन हमारे पास नहीं कि हम अपनी अलग पार्टी बना लें, सो परहैप्स उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी से कोई प्रेम हो गया था या बीजेपी की विचारधारा से उनकी कोई सहमति हो गई थी ना, वो कभी नहीं मजबूरी था। बस। हाँ, एक राजनीतिक मजबूरी थी कि आपका रास्ता पार्टी ने, और दुर्भाग्य की बात यह कि पार्टी के वरिष्ठ लोग मानते हैं इस बात को कि वीरेंद्र सिंह को हमें संभालना चाहिए था, गलत हो गया। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता मानते हैं, कौन से नेता? बहुत बड़े बड़े। हरियाणा वाले या ना हरियाणा वालों की कौन बात करता है? ऊपर? हाँ बिल्कुल। तो ऊपर वालों ने तो किसी को भी नहीं संभाला, जो गया सबको जाने भी दिया। वो हो जाता है कई बार, सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई गए, किरण चौधरी गई, कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा में तो यही कहा कि भाई ठीक है मेरे जिसको पिताजी जाना ने जाए। कभी वो नहीं किया जो कुलदीप जी ने और किरण जी ने किया। उन्होंने कभी पार्टी के साथ दगा करके नहीं गए। वो बात करके गए थे, बता के गए थे जी मैं छोड़ रहा हूँ। वो ड्रामेबाजी नहीं की उन्होंने कभी। वीरेंद्र सिंह को हमेशा ये कहते हैं, एक मलाल है कि भाई सीएम नहीं बन पाए कभी, तो क्या आपको कभी सीएम बनते देखेंगे? मेरे को राजनीति में 8 साल हुए हैं, और जिसमें पहले 4.25 साल में बीजेपी का सांसद था। तो मेरे को तो अभी क्या बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं ना, अभी तो मैं गुडलियां चलना शुरू हुआ हूँ। तो अभी तो बहुत लंबा सफर है, और मेरी, आपको शायद अटपटा लगे सुन के, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि हरियाणा में और देश में कांग्रेस का उभार हो दोबारा से। क्योंकि आज के दिन हम जिस दिशा में जा चुके हैं और जिस गर्त में अब हम जाने लग रहे हैं, उसको अगर नहीं रोका गया तो हमारे आने वाला जो समय है बहुत मुश्किल होने जा रहा है। मुश्किल हो चुका है, लेकिन आने वाला और भी खराब मतलब अगर अब भी नहीं संभले तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब परिस्थितियां जो हैं इस समय देश में, वो खतरनाक। तो बीजेपी से खतरा वाकई में आम लोगों को, बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के कामों से, उनकी सोच से, देखिए किसी भी बड़े देश में, छोटे देश की मैं बात नहीं कर रहा, बड़ा देश मतलब जैसे हिंदुस्तान है, चाइना है, आपका यूएसए है, आप वहां पे छोटी सोच और एक्सक्लूसिविस्ट एजेंडा, एक्सक्लूसिविस्ट मतलब आप अपने खुद के नागरिकों के एक वर्ग को अलहदा करके, यदि आप सोचो कि हम राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को कहीं ले जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये फाशिज्म है। ये वही है जो हिटलर ने किया था, कि आपने समाज के एक वर्ग को चिन्हित कर लिया, उसे दुश्मन की संज्ञा दे दी, और ये कह दिया कि हमारे देश में जो कुछ बुरा हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है, और फिर पूरे देश में आग लगवा दी, और उससे पूरी दुनिया में आग लग गई। हिंदुस्तान में यही करने का प्रयास हो रहा है, और राजनीतिक तौर पर उन्हें कामयाबी भी मिली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, आज आप जो दुनिया में अलग थलग पड़े हो, उसका कारण ही ये है, क्योंकि दुनिया तो आपके काबू में नहीं है, आपने अंदर तो काबू कर रखा है सब कुछ, लेकिन बाहर के लोग समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि एक ऐसी पार्टी और विचारधारा जो अपने देश में तो गॉडसे की बात करे और बाहर आके वो गांधी जी का जिक्र करना शुरू कर दें, तो उसको लोग फ्रॉड ही कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वी बीन कॉल्ड आउट, एंड कॉल्ड आउट बाय समवन जिसको हम अपना बड़ा भारी दोस्त माने बैठे थे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उसने हमारा जो नकाब था उसको उतार के फेंक दिया बिल्कुल, और आज के दिन हमारे पास जगह नहीं है कोई। मैं फॉरेन सर्विस में नहीं रहा या डिप्लोमेट नहीं रहा, इसलिए मेरे को थोड़ी ये बातें सरल भाषा में नहीं करनी आती, बट बहुत ही 54 साल मेरी उम्र है, मुझे नहीं याद कि हम देश के तौर पे कभी इतनी कमजोरी महसूस की हो, इतनी कमजोरी जो आज के दिन है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो लड़ाई है जी, संघर्ष है सोल्यूशन, और कुछ नहीं। आपको अपने समाज को इकट्ठा करके रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे।
स्थिति को विस्फोटक नहीं बनाना चाहिए। महाभारत का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। महाभारत विध्वंस की कहानी है। कोई ये सोचे कि महाभारत का नतीजा बड़ा अच्छा निकला था, कोई नतीजा नहीं। 4 पीढ़ियां खत्म हो गई थी उसके अंदर, और शायद उसके बाद मेरे ख्याल से त्रेता से कलयुग में चले गए थे। तो ये विध्वंस की राजनीति है जो चल रही है, और इसको बहुत, और इसमें इनका दोष नहीं है जी। इनकी जो इन्होंने जो अपना विचार हासिल किया हुआ है, जो इनका प्रेरणा स्रोत रहा है, वो इटली और जर्मनी रहे हैं उस समय के, जिस समय विश्व युद्ध हुआ था। ये 1925 में स्थापना हुई थी संघ की, और इनका सारा विचार जो था वो उनसे मेल खाता है। इसीलिए ना इन्होंने कभी गांधी को माना, ना कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट को माना, ना इन्होंने संविधान को माना। इन्होंने कोई भी ऐसी चीज को नहीं माना जो देश कर रहा था। तो ये तो कह रहे हैं आप लोग फालतू में दुष्प्रचार करते हैं, संविधान की बात करते हैं लोगों को डराने के लिए, भाई संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा क्या है, ये तो इनके जितने भी थिंकर्स हैं उस टाइम के, या आइडियोलॉग्स जिनको कहते हैं, आप किसी को भी उठा के पढ़ लीजिए। गुरुजी जिनको कहते हैं, गोलवालकर जी, उनकी 2 किताबें हैं, साथ ही पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज को तो संदिग्ध पहले दिन से किया हुआ है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड कम्युनिस्ट। तो आज के दिन भी वही भाषा है, कोई फर्क नहीं है। हालांकि अब ये गोलवालकर जी क्या सावरकर का नाम ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उनकी फिर कुछ ऐसी चीजें भी है जो आज के दिन ये डिफेंड नहीं कर पाते। सावरकर जी का लेख है गाय के ऊपर, उसका 10वां हिस्सा भी यदि कोई कांग्रेस का लीडर बोल दे तो उसको लिंच कर दें पॉलिटिकली। तो मतलब आप लोग मानते हैं कि कांग्रेस की ये खामी है कि भाई बात को वो उतनी तरह से बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकती है, या एकजुट होकर ऐसे प्रदर्शन कर सकती है जैसे कि बीजेपी करती है। नहीं, देखिए, बीजेपी आज के दिन आप उससे प्रभावित हो रही है क्योंकि सत्ता की पार्टी है। मैं प्रभावित नहीं, मतलब सवाल पूछ रही हूं। नहीं, बीजेपी का इतिहास तो संघर्ष का कभी था ही नहीं। इन्होंने तो आजादी से पहले संघर्ष नहीं किया, तो ये कौन सी संघर्ष वाली पार्टी है। हाँ, लेकिन ये है 2014 में संघर्ष किया था ना, बड़े-बड़े नहीं, वही है। तो ये सारी कहानी पिछले 12-13 साल की है। या अगर उसको और पीछे ले जाना है तो आप राम मंदिर मूवमेंट जो है वहां तक ले जा सकते हैं। उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले तो एक ये राइट विंग कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन की पार्टी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सोशली वेरी वेरी कंजर्वेटिव। हिंदू कोड बिल वगैरह पर जो इनका विरोध है वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि देखिए, कांग्रेस का ये तो मानना पड़ेगा ना कि 50-55 साल की जो पार्टी राज कर ले, सत्ता वाली पार्टी जो हो जाए, उसमें नरमी तो आ ही जाती है। वो पेट में जो आग होती है वो कहीं ना कहीं कम तो हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी में तो पूरी वो आग है ना वापस आने की। मैं इसीलिए उनको अपना नेता मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इस व्यक्ति को क्या जरूरत थी ये सब करने की जो कर रहा है, लेकिन इकलौता आदमी है जो बिल्कुल सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ ही, मतलब हेड ऑन जिसको बोलते हैं, आरएसएस और बीजेपी को वो लिए हुए हैं। तो राहुल गांधी को ये पप्पू कहते हैं हरियाणा में अगर आ गए तो बढ़िया है, हमारा ही फायदा हो जाएगा। बीजेपी के स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। अब नहीं कहते। वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले की बातें थी। अब कुछ नहीं। हरियाणा वाला अब किस्सा तो बल्कि अजीब सा है। उसमें तो पत्रकार साथियों के मैं इंटरव्यूज वगैरह देखता था टीवी पे, जो प्रोग्राम्स करते हैं, पता नहीं किसके कहने पे ये कहते थे कि राहुल गांधी को तो हरियाणा में तो कोई जरूरत ही नहीं, उनके नाम की तो वोट ही नहीं है। और अब जब मैं 6 महीने हरियाणा की सड़कों पे हूँ, हरियाणा में अगर कोई एक लीडर है जिसके प्रति लोगों में स्नेह है, आप उनका नाम जब लेते हैं या सुनते हैं तो लोगों के चेहरे पर चमक आती है, जेन्युइन जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी है। जो राहुल गांधी जी का नाम सुन के हरियाणा के लोगों के चेहरे पे चमक आती है। बिल्कुल आती है। और हरियाणा के किसी नेता का नाम सुन के वो चमक आ रही है? हरियाणा के तो किसी नेता से नहीं, हरियाणा के किसी नेता से नहीं वो चमक नहीं है। जो एक, मैं पिछलों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 थे जिनका एक रुतबा था। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म है। सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है। खत्म की बात नहीं है। मतलब नेताओं के प्रति देखिए, आप राहुल गांधी को हरियाणा के नेताओं से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मतलब हरियाणा की राजनीति में जानना चाह रही हूं, क्या कंपैरिजन है? हरियाणा के वोटर्स का जानना चाह रही हूँ कि भाई वो क्या समझ रहे हैं। अगर कांग्रेस हरियाणा का वोट तो किसके चेहरे पे देंगे? चेहरे पे नहीं, बीजेपी में किसके चेहरे पे दिया है?
नायब सिंह सैनी के चेहरे पे वोट अरे दिया, क्या मोदी बात जी के कर चेहरे पे क्या वोट दिया। बात कर रहे चुनाव तो पूरा नायब सैनी के चेहरे पे लड़ा हैं। गया ना। भूपेंद्र पटेल का नाम सुना था आपने कभी? आपने भजनलाल शर्मा का नाम सुना था कभी? नायब सैनी का तो सुना था आपने ना कभी वो चुनाव में, मध्य नायब सैनी का आपने तो कभी सुना था। मध्य प्रदेश वाले का नाम वो सुना तो था कभी? पर्ची सिस्टम ठीक है, आप माने ना माने, नहीं, नायब सैनी को सीएम फेस डिक्लेयर करके अगर कोई अरे पार्टी नहीं, चुनाव में, हम देखो हरियाणा की बात करें, क्या लेकिन हुआ? बहुत ही मुखर होकर इस बार नायब सैनी के नाम पे वोट मांगा और एक परसेप्शन में आपको लगता पॉजिटिव है? परसेप्शन बनी, उससे आपको लगा? कौन सी पॉजिटिव? बीजेपी ने कौन सा पॉजिटिव एजेंडा दिया था 2024 एंटी चुनाव के लिए? इनकम्बेंसी तो मनोहर लाल जी के साथ चली गई अब ना ये सारी कोई की बात सारी। थोड़ी हुई जब चीफ तो मिनिस्टर चेंज कर दिया तो लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ। जो मैंने कहा कि जो एक समाज के अंदर जो एक गड़बड़ थी, वो कांग्रेस पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाई। वो अगर कर लेते तो ये चुनाव तो लोगों ने कांग्रेस तो को दे आपकी रखा था। खामियों की वजह से ही बीजेपी की सरकार आई। दूसरा जीतता है तो अपनी माननी चाहिए। हम्म। अभी कोई मान नहीं रहा है ना, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमारा वोट अरे भाई, परसेंटेज बढ़ गया, आप यदि रेस में हो, कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ गया हमारा। वो तो अपनी झेप मिटाने की बात है। परसेंटेज बढ़ा के करोगे क्या? वी आर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो जीता वही सिकंदर। मैं 32 वोट से आ रहा हूँ, क्या मैं छत पे चढ़ के डांस करूं कि मैं तो सिर्फ 32 वोट से ही आ रहा हूँ? मैं ये कहूँ मैं हरियाणा में सबसे कम वोट से आ रहा हूँ, इस वजह से आप मेरे को एमएलए मानना शुरू कर दो। आप एमएलए नहीं है, खत्म हुई बात। तो लग रहा है हालांकि केस आपका कोर्ट में है तो कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, रिटर्निंग ऑफिसर के बयान तो हो गए अब। नहीं, कोर्ट में आदमी बिना उम्मीद के थोड़ी जाता है, जाता तो उम्मीद से ही है। लेकिन कोर्ट केसेस का हाल तो आप जानते हैं, लंबित पड़े रहते हैं मामले, डिसीजन फेवर में आते नहीं। आपको कुछ उम्मीद है? क्योंकि जब भी मैं पर्सनली वीडियोस बनाती हूँ ना इस सीट से लेके, इस सीट के कोर्ट डेट को लेके, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई नतीजा बदल जाएगा, देवेंद्र अत्री के लिए खतरे की घंटी है, बृजेंद्र विधायक बनेंगे, कोर्ट से राहत मिलेगी, कोर्ट से जीत मिलेगी, ये तमाम चीजें के कमेंट आने लग जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि होपफुल हैं? देखिए, मैं हूँ फोकस्ड अपनी यात्रा पर। हम्म 1 महीना 3-4 दिन और बचे हैं। हम्म कोर्ट की एक अपनी प्रक्रिया है, वो चल रही है। हम्म हम पिटिशन में हम ही गए हैं, तो उम्मीद सिर्फ यही है कि फैसला जल्दी हो जाए। न्याय मिलेगा। जो आपने कहा कि नहीं, कोर्ट तो न्याय ही देता है। वो आपके जब पक्ष फेवर में में। नहीं आता है ना तो हाँ, नेता कहते हैं, नहीं हमें न्याय नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं कहता। फिर भी सब ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला कानूनी प्रक्रिया में हमारी पूरा भरोसा है। और ये तो मैंने किसी को कहते नहीं सुना कि गलत फैसला कर दिया। वो तो चैलेंज भी हो जाएगी ना, फिर वो तो बयान दे भी नहीं सकते। हालांकि फिर दबी जबान में तो ये कहा ही जाता है ना कि भाई हमें न्याय नहीं मिला है, नहीं, मैं तो फिर वो हायर कोर्ट में जाके चैलेंज करते वो हैं। तो मैं पिटिशन में गया हूँ। उम्मीद बस ये है कि फैसला जल्दी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन पिटिशंस के फैसले जो हैं वो आम तौर पे डिलेड हो जाते हैं, और पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो स्थिति ना हो, इसीलिए हमने पूरी पिटिशन को इतना, उसके पॉइंट्स को सिर्फ एक सिंगल बिंदु पे हम लेके आए हैं, सिर्फ इसीलिए कि दिस वे और दैट वे फैसला हो जाए। वो उम्मीद है मेरी। ये कहूं मैं कि मेरे पक्ष में जाए ना जाए, वो उसका कोई मतलब नहीं। मतलब आपको जो लग रहा है जो कैंसिल वोट और बैलेट पेपर के वोट कैंसिल किए, रीवेरिफिकेशन हो जल्दी हो और आपके फैसला जल्दी से आ जाए। इस यात्रा के बाद कोई टारगेट रखा है आपने अपने लिए? नहीं, अभी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा था। 7 महीने का ये पूरी यात्रा है, तो एक बार ये यात्रा खत्म हो जाए उसके बाद आगे की समापन का कोई विशेष प्लान है? एक बड़ी रैली की जाएगी या क्या? उस तरह का भी अभी नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा, क्योंकि अगर कोई समापन उस तरह से नहीं होगा कि एक ही कोई बहुत बड़ा इवेंट आखिरी दिन किया जाए, क्योंकि उसके लिए अपने आप में बहुत तैयारी चाहिए होती है। तो हम अगर करें भी गए तो वो अभी नहीं, वो कुछ समय बाद करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डरो मत। किससे? राहुल गांधी एक ही सबक तो सिखाया है, भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद, डरो मत। किससे नहीं डरना? मतलब अलग अलग गुटों के किसी से भी नहीं, अपने आप से भी नहीं डरना, और अपने प्रतिद्वंद्वी से भी नहीं डरना, और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए बजाय किसी डर के। नहीं, कांग्रेस के नेताओं में तो ज्यादा डर अपने आकाओं का है, मतलब जो हेड हैं जिस गुट के, उनका ज्यादा डर है। होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। अपनों से ही डरेंगे तो लड़ेंगे किससे फिर? तो कांग्रेस की गुटबाजी कभी खत्म हो पाएगी? हम ये कह पाएंगे सारे के सारे गुट मिलके एक साथ आके कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? दुनिया की राजनीति में जहां लोकतंत्र है,
या लोकतंत्र नहीं भी है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें गुट ना होते हों। तो गुट एक सच्चाई है राजनीति की, वो हमेशा रहेगी, लेकिन एक पार्टी के ऊपर गुट हावी ना हो जाए, उसके लिए संगठन बहुत जरूरी है जो पार्टी ने बना लिया है इस वक्त। लेकिन गुट उसको हावी हैं कांग्रेस पार्टी उसको पर? अभी टाइम लगेगा उस पुरानी आदत से बाहर निकलने में। तो अभी भी तो गुट हावी है ही नहीं है, नहीं है? नहीं है। गुट हावी होते तो राज्यसभा का ये परिणाम नहीं आता जो आया है। राज्यसभा तो बस हारते हारते ही हो तो गए। कहाँ गुट रह गए? गुट तो वो होता है ना कि आप किसी के लिए खड़े हो, वो तो हिल गया सारा गुट तो। तो ये भी तो गुटबाजी हो गई ना एक तरह से कि भाई वो अब एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल नहीं, वो रही है blame game कि आप हुड्डा करते- साहब के विधायक हैं, शैलजा जी के नहीं, विधायक उसमें हैं। उसमें सिर्फ मैं इस बात से कुलदीप शर्मा जी से सहमत हूँ कि भाई जब आपको पता है आपकी पार्टी के अंदर खींचतान है, तो आपको अपना जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो बेहतर होता है यदि आप किसी बाहर वाली स्टेट से ले आते, उसको बैठा देते। लेकिन हुड्डा साहब खुद बैठ गए। बीजेपी वाले नेता भी कह रहे हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि भाई 10 साल मुख्यमंत्री रहा बंदा, खुद बैठ के वोट चेक कर रहा है, भाई किसको मैं तो मान रहा हूँ ना इस बात को कि अगर हमारे प्रभारी जी ने और सीएलपी लीडर ने 5 लोगों का नाम दे दिया है तो एंड ऑफ द स्टोरी। तो विधायक चाहे कुछ भी कहें, उसके बाद कोई कौन सा विधायक है जो कहेगा मैंने क्रॉस वोट कर दिया? दो तो खुले तौर पे कह ही रहे हैं, मोहम्मद इजराइल और इलियास। चलिए, उन्होंने भी जिस तरह से कहा है ठीक है, वो भी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आप कहीं तो लाइन ड्रॉ करोगे। आपके सबसे वरिष्ठ नेता आपके एजेंट थे और आपके प्रभारी थे, बात ही खत्म होगी, उसके बाद कोई बहस नहीं बचती। तो राहुल गांधी जी से आपकी कभी गुटबाजी को लेकर बात हुई हरियाणा में? पिछली बार जब मैं मिला था तो गुटबाजी की तरह उस तरह से नहीं, बट सबको पता है क्या है। मतलब आप कुछ खुल के नहीं बता रहे? मेरे से ज्यादा खुल के और कौन बात करता है? नहीं, आप कर नहीं रहे, आपने कहा सबको पता है बस क्या है। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें नहीं, सही ये नहीं। गुटबाजी शब्द अखबार वाले इस्तेमाल करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम में गुट शब्द नहीं इस्तेमाल होता। क्या इस्तेमाल होता है वो बता दीजिए। नहीं, उसमें तो यही, अब जैसे मेरे से उन्होंने सीधा सीधा पूछा यात्रा में कौन कौन आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया। फिर कहते यात्रा में कौन नहीं आ रहे, मैंने कहा जिनके नाम ले लिए वो आते हैं, जिनके नहीं लिए वो नहीं आ रहे। तो उसमें चुगली करने से क्या फायदा? तो आप चुगली करके नहीं आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब नहीं, नहीं आ रहे हैं, ना आ रहे हैं ना अपने विधायकों को भेज रहे हैं। मैं आम तौर पे सिर्फ मुझसे वो जो सवाल पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं अपनी तरफ से कहानी गढ़ने नहीं जाता। अपनी तरफ से तो मैं दोनों बार, अब जब पीछे गया हूँ, दोनों बार अपनी यात्रा की आप कह लीजिए रिपोर्ट कार्ड देने गया था और इस बार उनको आमंत्रित करने गया था। तो लेकिन जब आप 15-20 मिनट बैठते हैं, चर्चा होती है, तो बातें तो निकलती हैं फिर। तो राहुल गांधी को मलाल है कि भाई हरियाणा में इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी कांग्रेस फिर से हार गई। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सिर्फ उनको नहीं, किसको नहीं है। एक मैं यात्रा शुरू होने से पहले की बात है, मैं किसी एक नेता को मिला था, वो एक बड़े प्रदेश के प्रभारी हैं और वो प्रदेश हरियाणा से 2000 किलोमीटर दूर है। वो मुझे बोले करते यार, मेरे जिस प्रदेश का मैं हूँ प्रभारी, वहां के नेता और कार्यकर्ता ये कहते हैं जी हरियाणा नहीं जीत सके तो हम क्या जीतेंगे। ये इलेक्शन इतना एक तरफा माना जाता था। लेकिन आपको लग रहा है सीएम की जो लड़ाई है, यानी कि सीएम की कुर्सी की जो लड़ाई हरियाणा कांग्रेस में है, वो छोड़नी पड़ेगी नेताओं को? घातक है वो, घातक है। जब तक आप कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं इकट्ठा होकर लड़ेंगे, बीजेपी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है जिसको आप ऐसे ही निपटा दोगे। वो संगठन की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, और उनके खिलाफ लड़ाई जो है वो संगठित होकर लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि नेता और नेता के पीछे उसके आदमी वो बीजेपी से लड़ लेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सीएम की लड़ाई कभी छूट पाएगी? सीएम की लड़ाई आप इलेक्शन रिजल्ट के बाद लड़ लो जितना लड़ना है। तो पहले ही लड़ते हैं ना सारे, बाद में कोई लड़ी नहीं। पहले आपस में ही लड़ लेंगे तो फिर बीजेपी से कौन लड़ेगा? बीजेपी से तो मुझे लगता नहीं अभी कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। लड़ेगी, पिछली बार भी लड़ लेते, वो तो थोड़ी सी कमी रहेगी लास्ट में। अन्यथा तो पिछली बार भी हो ही गया था। देश के सारे बड़े मुद्दे जो थे वो हरियाणा के मुद्दे थे और उन पर पूरी भरपूर तरीके से राजनीतिक प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, सब कुछ हुआ, एक माहौल पूरे प्रदेश में बना था। तो सैनी साहब की स्माइल, सैनी साहब की पर्सनालिटी आपको कैसे लगती है? वहीं तक है बस, स्माइल तक ही है। अच्छा, बस स्माइल तक ही है। बिल्कुल।
आपके नेता तो जो विधायक भी हैं खुलकर इतनी तारीफें करते हैं, बहुत सीएम साहब की तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। वो वही कह रहा हूँ ना, वो जिसने कसीदे पढ़े हैं और वो फिर ये कहे कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया, हम्म, तो फिर तुम इतने कसीदे इस समय पे क्यों पढ़ रहे हो? हम्म। महीना बाद बोल देना ये तो चीज। मतलब पॉलिटिकली ये भी देखा जाना चाहिए कि भाई अच्छे इंसान की तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं, या फिर ऑपोजिट वाला कोई अच्छा भी है वो अच्छा हो ही नहीं सकता नायब है। सैनी जी का अच्छा इंसान होने का उनका प्रभावी मुख्यमंत्री होने से कोई संबंध नहीं है। हम्म, मैं यात्रा के माध्यम से 2 दिन लाडवा में होके आया हूँ। हम्म, वहां पे मेरे को हरियाणा का विकास लाडवा की सड़कों के नीचे दबा हुआ मिला है। हम्म, और जब बीजेपी कहती है कि हम पूरे प्रदेश को समान दृष्टि से देखते हैं विकास का, जहां तक सवाल है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। हम्म, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा में आप विकास नहीं कर सकते, हम्म। तो बाकी प्रदेश में तो क्या ही कर रहे होंगे, तो वो पूरे सबके प्रदेश सामने। की हालत कैसी लगी वैसे आपको? 70 विधानसभाओं में घूम लिए। हाईवे से नीचे उतरिए, आपको खुद पता लग जाएगा। हम्म। ये नेशनल हाईवेज जो हैं, बस इनसे नीचे उतर जाओ, आपको सारा विकास तो नजर आ आम जाएगा। लोगों को क्या फीडबैक है? सबका यही है, लेकिन सबको पिछले चुनाव से निराशा इतनी है कि वो कहते हैं जी अब होगा क्या, हम्म, ये माहौल तो पहले भी था। हम्म। तो तो कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि कम से कम अब 2029 में कुछ कमाल कर पाए? नहीं, स्ट्रैटेजी तो यही है कि आपका संगठन बना है उसको और मजबूत कीजिए। जो नीचे का संगठन बचा है अभी ब्लॉक लेवल का और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का, उसको आप बनाइए। आप अपने प्रदेश की कार्यकारिणी बनाइए, और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस जन होने के नाते आप बीजेपी से मुकाबला कीजिए। तो आप सबका बराबर सम्मान करते हैं, सारे गुटों के बिल्कुल नेताओं का बिल्कुल बिल्कुल साथ बिल्कुल लेकर चलते हैं। बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव ने तो आपको आशीर्वाद दिया, सबने है ना? दिया आशीर्वाद तो, शैलजा जी ने भी दिया, सबने सबने। सुरजेवाला जी ने दिया, बस चाचा जी चाचा जी भूपेंद्र का भी सिंह आशीर्वाद है मेरे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का। नहीं नहीं, आई एम श्योर हिज गुड विशेस आर विद मी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे से कोई अ, अन्यथा कोई भावना रखते हो। मतलब क्यों? वैसे तो नहीं दिया ना, आप मान लेके चलो चाचा हैं तो मुझे आशीर्वाद ही दे रहे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली या फिर वैसे ही कभी शाबाशी के लिए तो नहीं। ऑफिशियली कोई आशीर्वाद नहीं होता जी, राजनीति में देख लिया मैंने। नहीं होता है। ऑफिशियली कोई आशीर्वाद थोड़ी होता है, हम्म। वो तो तो आप राजनीतिक लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब पीठ थपथपाएंगे तो आपको भी भाई अच्छा लगे। भाई मेरे को जब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा वाला पीठ थपथपा रहा है तो ठीक है। तो आपको हरियाणा वाले की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लिए लीडर वो हैं, हम्म, तो मैं तो परमिशन भी वहीं से लेके आया था, कोई लोकल थोड़ी मैंने किसी को कहा था कि मैंने यात्रा निकालनी है। तो राहुल गांधी आएंगे और हरियाणा में 2029 में कांग्रेस की सरकार आएगी कि नहीं? हरियाणा में आज भी कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक दल है, बशर्ते वो एक होके संगठनात्मक तौर पे और विचारधारा की क्लैरिटी के साथ बीजेपी का यदि मुकाबला करे। आपके पास मुद्दों की भरमार है, क्योंकि बीजेपी का जो दिवालियापन है, जहाँ तक प्रशासन की बात है, वो आप हरियाणा में हर जगह देख सकते हैं। लेकिन आपको एक होकर लड़ना पड़ेगा, यही संदेश है और यही मेरी सोच है छोटी सी। आईएनएलडी अभय चौटाला कह रहे हैं 2029 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमसे ये सारी उम्मीद बची है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं भाई हमसे से जो गलती हो गई बीजेपी के साथ जाके हमने कर ली, अब लोग बढ़िया आशीर्वाद देंगे। आईएनएलडी या जेजेपी वॉटेवर उनका जो भी रूप है, उनके आप मेरे ख्याल से अगर 2024 असेंबली से पहले के भी भाषण सुन लेंगे तब भी यही भाषण मिलेगा, उससे पहले वाला सुन लोगे तब भी यही भाषण मिलेगा कि सरकार हम अगली बना रहे हैं, सरकार हम अगली बना रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे तो अपने कार्यकर्ता को अपने साथ कैसे रखेंगे? लेकिन जितनी मारक क्षमता उनमें बची है वो सबको पता है। कुछ नहीं बचा। ये तो जेजेपी भी बोलती है। तो दुष्यंत को इस तरीके ये तो से आम आदमी देखिए। पार्टी भी बोलती थी कि हरियाणा में हम पता नहीं क्या बन चुके हैं। आपने देखा क्या बन चुके हैं वो। तो अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो आपको लग रहा है कि कुछ हद नहीं तक नहीं, बेटर होता? राजनीति में इफ एंड बट नहीं हुआ करती थी, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मतलब पर ये तो हो सकता है ना कि मजबूती मिलती है आम नहीं। आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस की कॉस्ट पे आगे बढ़ सकती है। तो ये कांग्रेस पार्टी को देखना है कि उनके साथ आप कहां तक जा सकते हैं। बहुत सारे युवा भी हम देख रहे हैं आपके साथ यात्रा में जुड़ रहे हैं, और आजकल तो युवा फिटनेस फ्रीक भी बहुत ज्यादा है, रोज पहले फोन में चेक भी करते हैं, फिटनेस बैंड्स में चेक करते हैं कि भाई कितने हमारे स्टेप हो गए। तो इस यात्रा के जरिए ब्रजेंद्र सिंह के कितने स्टेप हो रहे हैं डेली के, काउंट कर रहे हैं? आम तौर पे 25 से 33,000 डेली डेली। 25 से 33,000। तो मतलब हेल्थ भी बढ़िया हो गई होगी।
33 लाख स्टेप्स हो चुके हैं मेरे अब तक, जब से यात्रा शुरू की थी। 33 लाख। उसमें से आप 10% डिस्काउंट कर दीजिए, घर की मूवमेंट होगी, आप मतलब बट स्टिल आप ही मूव कर रहे हो, हाँ वो तो मतलब स्टेप्स तो आप अब ही तो के फिर हैं। 2200-2300 किलोमीटर हो चुका है। हाँ, तो मतलब युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैसेज एक तो ये है कि ये आपका भविष्य है जो स्टेक पे है, हम्म, तो वो कभी भी जिंदगी में अपने आप को राजनीति से दूर ना रखें, क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है कि नहीं जी राजनीति से हमारा क्या लेना देना। ये एक बहुत ही क्या बोलें, कमजोर सोच है ये। राजनीति वो है जो हर चीज का निर्धारण करती है, इसके बारे में किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें वो बर्टोल्ड ब्रेक्ट का एक पैराग्राफ है जो मैं आमतौर पर पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में है, अब तो खैर नहीं पढ़ पाऊंगा उसको। उसने यही कहा है कि पॉलिटिकल इलिटरेट जो है वो सबसे खतरनाक इलिटरेट है, क्योंकि उसे नहीं पता कि देश का विनाश या समाज का विनाश अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कोई कर सकता है तो वो पॉलिटिकल इलिटरेट है, क्योंकि जिन लोगों को वो चुनेंगे वो भी उसी प्रकार के होंगे। तो मेरा युवाओं से खास ये है, आप राजनीति में भाग भले ही ना लें, लेकिन एक राजनीतिक सोच और राजनीति के बारे में विचार, उसके ऊपर चर्चा आप ज़रूर करें, क्योंकि आजकल एक कमी जो मैं पा रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड हमने कर लिया है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन हम किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाते। अगर हम गहराई में जाते तो इस तरह का माहौल इस देश में कभी नहीं बन सकता था कि गांधी और नेहरू को लोग कुछ कुछ बोल के चले जाएं और उसका जवाब ना आए। और वो लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो लोग आज के दिन गांधी और नेहरू के ऊपर प्रवचन देते हैं कि इन्होंने क्या सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति अगर 4 पन्ने भी पढ़ लेगा ढंग के, उसको समझ में आ जाएगा कितनी भारी झूठ देश के साथ बोली जा रही है, लेकिन बोली गई है। बहुत सारे लोग आपको कॉपी कह रहे हैं राहुल गांधी की। दाढ़ी है, बाकी तो क्या। हाँ, चल रहा हूँ। चल भी रहे हैं, बाल भी नहीं मोर और लेस थोड़े सेम ही लग बिल्कुल बिल्कुल, जो 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 यात्रा है मेरी, मैं उसको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नेक्स्ट स्टेप मानता हूँ। बल्कि मेरा ये भी मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की 2023 जनवरी में शायद वो खत्म हुई थी, 3 साल से ऊपर उसको हो गए हैं, उस तरह की यात्रा हर प्रदेश में निकलनी चाहिए थी। हर चीज राहुल गांधी नहीं कर सकते। उन्होंने एक चीज की, 4000 किलोमीटर उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया। उसके बाद हम सब का दायित्व बनता था कि हम अपने स्तर पे, चाहे हमारी विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला हो, क्योंकि देखिए प्रदेश की यात्रा जहाँ से हमने शुरुआत की थी, कहना आसान है, आदमी की शारीरिक क्षमता भी जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति कर सके, लेकिन दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का साबरमती से दांडी तक, वो 380 किलोमीटर की यात्रा थी, 380 किलोमीटर 22 दिन की, लेकिन उसका फॉलोअप पूरे देश में था। यात्रा के माध्यम से नहीं, कोई कहीं प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं धरना हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम पूरे देश में चला था। राहुल गांधी जी वो सोलो यात्रा, कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज हो गई उससे, आपका वर्कर निकल के आ गया वापस, लेकिन उसके बाद उस वर्कर को चलाओ आ गए। वो मुझे लगता है कहीं हम चूक गए उसमें, और मुझे खुशी इस बात की है कि हम पहले हो गए देश में जो उस यात्रा को प्रदेश में ले गए, और पूरे प्रदेश को हम 90 की 90 विधानसभा हम उसके माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये यात्रा वाला मॉडल तमाम दूसरे प्रदेशों में भी राहुल गांधी कहेंगे कि भाई आप अप्लाई करो। ये आएगा, आप देखना आएगा। हाँ, मैं तब क्रेडिट लूंगा इसका। मतलब ऊपर से ही मैसेज आएगा फिर? नहीं, वो मुझे नहीं पता। मुझे ये जरूर पता है कि इस यात्रा की हमारे राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पे कांग्रेस में चर्चा बहुत हो रही है, और 1-2 मीटिंग्स का मुझे पता लगा है जहाँ पे ये विचार रखा गया है, ये कोई यात्रा हरियाणा में चल रही है, वैसी वैसी करें ना। तो ये होगा, ये होगा, इस रूप में हो या किसी अलग रूप में हो, जैसे भी है, लेकिन होगा। होगा मतलब आपको लग रहा है कि इस कोशिश से कहीं ना कहीं बदलाव होगा और वो कांग्रेस के हक में रहने वाला है। मेरी मार सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, लेकिन मैं चाहूंगा ये कि इस तरह की यात्रा या इसका कोई भी रूप, स्टैगर्ड फॉर्म में, रीजनल फॉर्म में, बट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो इस यात्रा का मकसद भी आपका
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा वापस से भरना है। ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई पद चाहिए, आपको पार्टी आला कमान के सामने नहीं क्रेडिट देखिए, गेम नहीं खेलना है नहीं या नंबर गेम खेलना है या नहीं कुछ ऐसा। प्रतिमा जी देखिए, राजनीति में मैं संत बनने नहीं आया हुआ। तो आप ये कहें कि मैं महत्वाकांक्षा विहीन हूं, तो फिर तो हम दोनों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, लेकिन ये है कि मैं किसी पद को टारगेट करके कुछ नहीं कर रहा। तो महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? तो महत्वाकांक्षा तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। अपनी महत्वाकांक्षा को तो आप जाके सीधा सीएम पे रुकती है। महत्वाकांक्षा को सीमित रख लें तो फिर महत्वाकांक्षा थोड़ी हुई वो। मतलब आप कहें या ना कहें, लेकिन लोग ये मान मेरी लेंगे। महत्वाकांक्षा ये है, यदि मेरे पास 20-25 साल का राजनीतिक जीवन है, जब मैं उसको समाप्त करूं तो लोग मुझे, मेरे बारे में अच्छा बोलें, मेरी एक पहचान रहे उनके दिमाग में। वो पद जरूरी नहीं है। सर छोटूराम कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो प्रीमियर बोलते थे उस समय, प्रीमियर नहीं बने, वो एक मंत्री थे। लेकिन आपको किसी भी पंजाब के प्रीमियर का नाम याद नहीं होगा, सर छोटूराम का नाम याद होगा। तो पद की वो नहीं होती, वो ये होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। जयप्रकाश हमारे वाले नहीं, वो जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण, कोई पद नहीं था, लेकिन वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो अपनी अपनी होती है। तो आप कह रहे हैं काम ऐसे करें कि किरदार से महकाए और वो आम लोग कहें। वो 3 इडियट्स देखी ना सबने, उसमें क्या कहता है कि एक्सेलेंस लाओ, बाकी चीज तो पीछे दौड़ती है। वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मतलब कोई पद नहीं चाहिए। तो मतलब जो बड़े नेता है वो डरिए मत, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह मैंने कह रहे ये कोई कब कहा पद नहीं चाहिए? मैंने तो ये कह कहा, रहे ना मैंने कहा महत्वाकांक्षा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पद के लिए है वो नहीं है, वो तो पार्टी देखती है। मतलब बस तभी तो बता रही हूँ कि पार्टी वालों को सीएम वाला पद की ज्यादा टेंशन है। मंत्रिमंडल में तो फिर भी चलो एडजस्ट कर लेंगे। उन सब के लिए तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हरियाणा की जनता पे रहम करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, बीजेपी को हराओ, फिर दौड़ में लग जाओ। जीतने के बाद जीतने से पहले लग जाओगे तो फिर दौड़ आपस में हो जाएगी। तो वो जीतने के बाद हम ब्रिजेंद्र सिंह को भी देखेंगे क्या इसी दौड़ में? नहीं, मैं तो फिलहाल ना एमएलए ना एमपी, मैं अपने बारे में तो क्या ही बात कर सकता हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते लगा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी इस यात्रा के लिए। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस वाकई में एकजुट हो जाए, कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और बड़ी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कम से कम आप 2029 में कामयाब हो पाए। ये मेरी नहीं, प्रदेश के लोगों की आवाज है कांग्रेस वालों के लिए कि कांग्रेस को बचा लो। तो उसी कांग्रेस को बचाने के लिए आप एक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद भी है सफल भी होंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं सफल हो, क्योंकि इतना बिखराव किसी पार्टी में देखने को मिला नहीं, वो भी इतनी मजबूत पार्टी में जिसमें टक्कर है कि भाई सीधी सीधी बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को ही टक्कर दे सकते हैं, बाकी ज्यादा पार्टीज का कंसंट्रेशन नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस समय के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। जो आपकी यात्रा बची हुई 20 विधानसभाओं की वो भी बहुत अच्छे से जाए और पार्टी कम से कम समझे कि भाई ब्रिजेंद्र सिंह को कुछ नहीं चाहिए, पार्टी एकजुट हो जाए, नेता एकजुट हो जाए। तो ये बहुत लंबी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास बातचीत आपने सुनी ब्रिजेंद्र सिंह जी के साथ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना बिल्कुल जायज है, वो होती भी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं जरा संभल जाओ, सुधर जाओ, बाद में लड़ लेना। पहले एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, बीजेपी से तो लड़ रहे हैं, सरकार तो बना लें, उसके बाद की जो भी चीजें हैं पार्टी आला कमान पर छोड़ दें, क्योंकि जब तक कांग्रेस संगठित नहीं होगी तब तक तो कोई भला किसी भी तरह से प्रदेश में कांग्रेस का होने वाला नहीं है। तमाम बड़े नेताओं को भी मैसेज दिया है, गुटबाजी कैसे खत्म हो सकती है, कैसे एकजुट होकर काम करना है। फिलहाल टू द पॉइंट के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।